नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। दिल्ली में 1 मई से बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। दिल्ली में जल्द ही बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये भरोसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया है। और सबसे बड़ी बात कि 1 मई से केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने यह तय किया है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाया जाएगा। इसको लेकर अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से फैसला है। यूपी ने पहले तय किया कि वो मुफ्त में अपने नागरिकों को वैक्सीन लगवाएगी, और अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी तय किया है कि वो 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देगी। और इसकी तैयारी राज्य सरकार बड़े पैमाने पर कर रही है। 1,34,00,000 वैक्सीन के डोज का ऑर्डर राज्य सरकार की ओर से दे दिया गया है। 1 मई से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का काम दिल्ली में चलाया जाएगा। दिल्ली में जो बेड्स की कमी है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जल्द ही बेड्स की दिक्कतों को दूर किया जाएगा। लगातार बेड्स की संख्या को बढ़ाने की कवायद राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। देश भर के अंदर केंद्र सरकार ने कई दवाइयों के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए। अलग अलग राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए कि अस्पताल जो हैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकते दाम, इस चीज़ के इतने लेंगे, इस चीज़ के इतने लेंगे। ऐसे समय में जब सारा देश मिलके कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, मैं समझता हूँ एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपये पे ले आएंगे। पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये टाइम कोरोना जब महामारी इतने बड़े स्तर पे फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी भी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए। इस महामारी के दौरान हमने देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो उनके लिए भी अब हमें सोचने का टाइम आ गया है कि अगर यही वैक्सीन्स उनको भी लगाई जा सकती हैं, उनके लिए भी सेफ़ और इफ़ेक्टिव हैं, तो यही वैक्सीन लगाई जाएं। और अगर ये वैक्सीन्स उनको नहीं लगाई जा सकती, दूसरी वैक्सीन्स की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द दूसरी वैक्सीन्स भी इजाद होंगी जो बच्चों को भी लगाई जा सकें, उनको भी सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री योगी ने टीम 11 के अधिकारियों को कोरोना को लेकर कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं। तो लगातार टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है। आज भी ये बैठक हुई है जिसमें मुख्यमंत्री ने टीम 11 को यह निर्देश दिया है कि कोरोना मरीजों को सभी सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित कराया जाए। होम आइसोलेट मरीजों से लगातार स्वास्थ्य महकमे के लोग बातचीत करते रहें। होम आइसोलेट के मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा जो दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऑक्सीजन की आपूर्ति हर दिन बढ़ती जा रही है और ये एक राहत की खबर है। उन्होंने कहा है कि तमाम अस्पतालों की स्थिति पर शासन के स्तर पर नजर रखी जाए। ऑक्सीजन के टैंकर्स को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है और ये शासन और प्रशासन की ओर से इसको लगातार बढ़ाया जाए। ऑक्सीजन टैंकर को जीपीएस से जोड़ने की कोशिश हो ताकि ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं उनका लगातार मॉनिटरिंग हो पाए। और अगर ये स्थिति होती है तो कई बार जो ऑक्सीजन के कालाबाजारी ऑक्सीजन की हो रही है उसमें कटौती की जा सकती है, उस पर प्रहार किया जा सकता है। अस्पतालों के बेड की संख्या कैसे बढ़ाई जाए इस पर विशेष तौर पर जोर दिया जाना है और जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको पूरी सख्ती से पालन करवाना है, ये सुनिश्चित प्रशासन करे। नोएडा से अगली खबर है जहां पर एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर अब लगाम लगेगी। ज्यादा पैसे मांगने वालों पर नोएडा पुलिस कमिश्नर सख्त हो गए हैं। एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ कमिश्नर ने सख्त निर्देश दिए हैं। ज्यादा पैसे जो भी एम्बुलेंस
चालक मांगेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमित शवों को ले जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांगे जा रहे थे और इस बात की तस्दीक कई सारे लोगों ने की है। कई लोग इस बात के पीड़ित भी रहे हैं कि जब विपदा की स्थिति है उसमें कई एम्बुलेंस चालक आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। जहां पर 1000 से 2000 रुपए किराया होना चाहिए, वहां पर 10,000, 12,000, 14,000, 15,000, 20,000 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। और इस मामले में अब प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। कमिश्नर ने ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। निशांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। निशांत, ये तो स्थिति स्पष्ट हो गई है क्योंकि जो शिकायत आ रही थी वो कमिश्नर तक पहुंची, कमिश्नर ने आदेश दे दिया। इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1, 2, 4 लोगों पर ऐसी कार्रवाई भी हो ताकि एक स्ट्रांग मैसेज जाए। देखिए, आपदा का समय है और एक पुलिस कमिश्नर ने एक अच्छा संज्ञान लिया है। जिस तरीके से एक ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर निकाला गया है, जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े मर रहे हैं, मरीज लगातार संक्रमित हो रहे हैं और एम्बुलेंस की इस आपदा के अंदर जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि एम्बुलेंस के जो संचालक है वो मनमाने रेट वसूल रहे हैं। तो जिसको लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, अगर जो कोई अपने मनमाने रेट वसूलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में यह जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर। सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी पहल है ट्रैफिक पुलिस की, और जिसके बाद अब कहीं ना कहीं जो मनमाने रेट मनमानी कर रहे हैं, जो एम्बुलेंस वाले मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर तरह से कार्रवाई होगी और एक अच्छी पहल है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर भी रोकथाम लगाई जाएगी। लेकिन ये ऐसे, क्योंकि ये मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसको लेकर कई लोगों की शिकायतें भी आई थी, चलिए इस पे कमिश्नर ने एक एक्शन लिया, लेकिन ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए क्योंकि हम ये देखते हैं कि बड़े अधिकारियों के स्तर पर जो आदेश निकाल दिया जाता है, निचले स्तर पर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता। देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है और उसी को देखते हुए जिस तरीके से रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उस पर कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन पर कालाबाजारी हो रही है, और जो लोग एम्बुलेंस, अगर जो कोई भी आपदा के समय अपने मरीज के लिए एम्बुलेंस मंगाता है तो कहीं ना कहीं वो भी मनमाने रेट वसूल रहे हैं, और जो प्रवासी मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं वो भी मनमाने रेट वसूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने ये संज्ञान लिया है, हेल्पलाइन नंबर निकाला है और ट्रैफिक पुलिस जो है अब कठोर तरह से एक्शन एम्बुलेंस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगरा में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा है। राम मनोहर गैस प्लांट पर जोरदार हंगामा हुआ है। आगरा में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा है। राम मनोहर गैस प्लांट पर हंगामा हुआ है। तीमारदारों ने ऑक्सीजन को लेकर प्लांट के बाहर हंगामा किया है। गैस प्लांट पर ऑक्सीजन के लिए लंबी कतार लग गई। तीमारदारों के ऑक्सीजन सिलेंडर को एसडीएम ने जब्त कर लिया। हाथ जोड़कर ऑक्सीजन के लिए तीमारदारों ने विनती की है। तीमारदारों की विनती के बाद भी प्रशासन का दिल नहीं पसीजा है। आगरा के थाना खंदौली के नंदलालपुर के राम मनोहर गैस प्लांट का ये मामला है जहां पर ये हंगामा हुआ है। बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एक वायरल वीडियो में सरकारी अस्पताल की पोल खुल गई है। तो बिजनौर का यह मामला है जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वायरल वीडियो में सरकारी अस्पताल की पोल खुल गई है। L2 अस्पताल में 3 दिन से ऑक्सीजन ही नहीं है। मरीजों को 3 दिन से इस L2 अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो ज्यादातर अस्पताल के स्टाफ हैं वो गायब हैं। जिले में स्वास्थ्य सेवाएं और जो मरीज हैं वो भगवान भरोसे अपना इलाज करवा रहे हैं। देखो, ये भी बोल रही है कि मेरे आईसीयू में ड्यूटी है, आपको यहाँ मेरे को कुछ नहीं पता। सारे देख रहे हैं, ठीक है, कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसी को ऑक्सीजन मिलने को तैयार, क्यों परेशान है? ऐसा ना, अभी साहब से बात कर रही हूं। नहीं मैम, ये बताइए, दिक्कत सब ये सब सिलेंडर वाले हैं, किसी के पास कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है।
इनको भी ऑक्सीजन नहीं मिली, ये भी बिना ऑक्सीजन के हैं। ये वार्ड नंबर 1 का भी सिलेंडर खाली है, डॉक्टर है देखने के लिए, ना कोई डॉक्टर है यहाँ पे देखने के लिए। सब आप कितने दिन से यहाँ पे? 3 दिन हो गए जी। सिलेंडर खाली है और पेशेंट को ये बोल रहा है आपको क्या दिक्कत हो रही है, कब से दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन? बता दीजिए एक बार। बताइए सर। देखो ये भी बोल रही है कि मेरे आईसीयू में ड्यूटी है, आपको यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं पता, सारे देख रहे हैं, ठीक है। कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी को ऑक्सीजन मिलने को तैयार, क्यों परेशान है? ऐसा ना अभी साहब से बात कर रही हूँ। नहीं मैम ये बताइए दिक्कत सब ये सब सिलेंडर। अगली खबर जालौन से है, जहां पर अनियंत्रित होकर एक एम्बुलेंस नहर में गिर गई है। जालौन में एक अनियंत्रित एम्बुलेंस नहर में गिर गई। बताया जा रहा है कि एक मरीज को लेकर एम्बुलेंस जा रही थी, उसी दौरान ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और इस हादसे के पीछे वजह जो बताई जा रही है कि चालक को नींद आई और उसके कारण ये हादसा हुआ है। कोच से झांसी एक मरीज को लेकर ये एम्बुलेंस जा रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये हादसा कोच कोतवाली क्षेत्र के परेथा नहर के पास हुई है। फिरोजाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ है। प्रत्याशी दुर्वेश और रघुनाथ के पक्ष में ये बवाल हुआ है और इस बवाल के दौरान कई राउंड की फायरिंग भी हुई है। बवाल में जमकर मारपीट और पथराव भी हुआ है। पुलिस की मुस्तैदी से यहां पर बूथ कैप्चर होने से बच गया। कोशिश थी बूथ कैप्चरिंग की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी और पुलिस की सख्ती के कारण यहां पर बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाई। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें प्रधान पद के प्रत्याशी दुर्वेश पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगा है। फिरोजाबाद के जसराना थाना स्थित नगला परदमन की घटना है। जसराना विधायक पप्पू लोधी का ये पैतृक गांव है। परदमन पोलिंग सेंटर है, जहां पर ये सूचना मिली थी कि 2 प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच में मारपीट हो रही है। उस सूचना पे तत्काल पुलिस बल, प्रशासनिक अमला सब यहां पे तत्काल पहुंच गए हैं। जानकारी करने पर पता चला है कि एक दुर्वेश पक्ष है, एक रघुनाथ पक्ष है। इन लोगों में शुरुआत में मारपीट तू-तू मैं हुई। उसके बाद इसमें बता रहे हैं कि हवाई फायरिंग भी हुई है और इन लोगों ने बूथ की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने बहादुरी का परिचय देते हुए उन्हें भगा दिया। बूथ और बूथ के अंदर की समस्त चीज़ें सुरक्षित हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अब काफ़ी संख्या में फोर्स मुस्तैद है। मुकदमा दर्ज करके दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सौरभ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से, इसी पर अपडेट के लिए। सौरभ, ये अगर यहाँ पर ये जो बवाल हुआ है, क्या इस बवाल को टाला जा सकता था? समर्थक आमने सामने आ गए और जमकर बवाल हुआ है। तस्वीरें बता रही हैं, एक वीडियो साफ तौर पे जिसमें महिलाएं पुरुष हैं डंडों से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। तो ये बवाल जिस तरह हुआ है उस तरह ये साफ बता रहा है कि पहले से ये लोग तैयारी में थे, इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, आपसी हिंसा हुई है। एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं, जिलाधिकारी पहुंचे हैं और दोनों पक्षों से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। तो ये इसमें क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, एसएसपी और जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की बात कही है, कहा है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चूंकि चुनावी पूरा दिन का दौर है, तो चुनावी क्षेत्र में अधिकारीगण लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका। रायबरेली में एक पेट्रोल पंप कर्मी से 8 लाख रुपए की लूटपाट हुई है। पुलिस ने घेराबंदी करके बाइक सवार लुटेरों को पकड़ लिया है। तो रायबरेली में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक पेट्रोल पंप कर्मी से लुटेरों ने 8 लाख रुपए लूटे।
पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और बाइक समेत लुटेरों को पकड़ा है। चंद मिनटों में ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि बंदूक के नोक पर ये लूटपाट हुई थी। रायबरेली के महाराजगंज थाना क्षेत्र के कुबना पुल के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस की जो त्वरित कार्रवाई हुई, इसके कारण ये लुटेरा गिरफ्त में आ गया। बागपत में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों में इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। तो बागपत का ये मामला है जहां पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है और खूनी संघर्ष की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। घरेलू विवाद ये बताया जा रहा है और इस घरेलू विवाद में ने आज हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। अमेठी में शादी से पहले एक दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंची है। अपने पिता के साथ दुल्हन मतदान केंद्र मतदान के लिए पहुंची। आज शाम को आकांक्षा की बारात आएगी, लेकिन उससे पहले आज उसने मतदान किया है। अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक के सरैया गांव की आकांक्षा रहने वाली है और शादी से पहले आज उसने मतदान किया है। आईडी इधर लेके आओ। आईडी इधर लेके आओ। उन्नाव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। गांव में विकास नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने मतदान और चुनाव का बहिष्कार कर दिया। तो पंचायत चुनाव के तहत वोट डाले जाने थे, लेकिन गांव में विकास नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। और इस बात की जानकारी जैसे प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासन के लोग गांव पहुंचे और ग्रामीणों को मनाने की कवायद शुरू हुई। ग्रामीणों के विरोध से कई घंटों तक इस गांव के मतदान केंद्र पर एक भी वोट नहीं पड़ा। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के टेनई गांव का ये मामला है। ये बुलवा लो, यहीं बुलवाओ, यहाँ नहीं जाएंगे हम लोग भाई, विरोध है यहाँ, यहीं बुलवा लो। बरेली में पंचायत चुनाव को लेकर एडीजी जोन अविनाश चंद्र ने पुलिस और जनता से अपील की है। आपको बता दें कि मुरादाबाद और पीलीभीत जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराने को लेकर एडीजी ने अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो, वहीं चुनाव के दौरान कोई शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस असामाजिक तत्वों पर खासतौर पर नजर रखे हुए है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2 जनपदों का चुनाव आज चल रहा है बरेली जोन के अंतर्गत। एक तो मुरादाबाद का और दूसरा पीलीभीत का। दोनों जनपदों में मिला करके लगभग 1800 मतदान केंद्र हैं और 4500 मतदान स्थल हैं। लगभग 16000 पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स, हर रैंक के फोर्स लगाए गए हैं। बहुत सारे इसमें जोन्स बनाए गए हैं, सेक्टर बनाए गए हैं और सब जगह इस समय शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सभी से मेरा यही आग्रह है कि जो वोट दे चुका है वो अपने घरों को जाए, जिसको वोट देना है वो लाइन में लगे।
अपने पुलिस अधिकारियों से, सेक्टर मजिस्ट्रेट से, जोनल मजिस्ट्रेट से ये कहना है कि वो अपने मतदान स्थल के जो गांव हैं इनमें भी कवर करते रहें, जिससे वहाँ पर किसी को भी कोई वोट देने से न तो रोके, न ही किसी के पक्ष में वोट डालने से के लिए बाध्य करे और कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग चल रही है। कानपुर देहात की बात करें तो 1 बजे तक 34% मतदान हुआ है। 20 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। कानपुर देहात में दोपहर 1 बजे तक 34% वोटिंग हुई है। मिर्जापुर में 34.58, अमेठी में तकरीबन 36.5%, चंदौली में 35.88%, हमीरपुर में 36.49%, शामली में 39.4%, फतेहपुर में 29.5% मतदान हुआ है। अलग अलग जगहों पर क्या मतदान की स्थिति है, कितने प्रतिशत मतदान है, ये इस वक्त आपको 1 बजे तक का आंकड़ा बता रहे हैं। चंदौली, हमीरपुर में 36.49%, शामली में 39.4%, फतेहपुर में 29.5%, बलरामपुर में 34.40%, बाराबंकी में 36%, जालौन में 34%, फतेहपुर में 35.5% वोट डाले गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।